तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूं अपने शो दी मुकेश खन्ना शो को लेकर, जहां पर मैं आपको अलग अलग हस्तियों से मिलाता हूं, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलाता हूं। आज मैं जिस शख्स को मिलाने जा रहा हूं, जिस हस्ती को मिलाने जा रहा हूं, आप लोगों को पता चल जाता है आजकल कि कौन आ रहा है। ये वो शख्स हैं, ये वो एक 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 एक्टर हैं जिन्होंने अपना खुद का आयाम क्रिएट किया है। उनकी प्रेजेंस बोलती है, उनकी आवाज़ बोलती है। हर हर फंक्शंस में उनको बुलाया जाता है, हर फंक्शंस में वो अपनी अपनी विचारधारा को पेश करते हैं, अपनी बात कहते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से कहते हैं। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ का लोहा मनाया है। बड़े बड़े 3-4 आवाज़ों के बीच में उनकी आवाज़ गिनी जाती है। ये वो एक्टर हैं जो मेरे सीनियर रह चुके हैं फिल्म इंस्टीट्यूट में। ये वो एक्टर हैं जिन्हें मैं बहुत वक्त से बुलाना चाहता था, मुझे मौका मिला, मैंने फ़ोन किया और वो तैयार हो गए। तो कहिए मैं आपको उनसे मिलवा दूं, अभी मिलवा देता हूं। तो चलिए मिलते हैं रज़ा मुराद जी से। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे, इसे किसी भी सहारे की आरजू ही नहीं। ना कोई राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग, ना कोई राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर। आइए आइए, आपका स्वागत है। वो क्या कहते हैं उर्दू में आप लोग? आपका इस्तकबाल इस्तकबाल कर रहा हूं। पुरतपाक खैर मकदम। अरे बाप रे, मेरे ऊपर से वर्ड्स जाते, फिर से बोलिए। पुरतपाक खैर मकदम। सर यूसुफ भाई जब डायलॉग बोलते हैं ना, 5 डायलॉग 5 वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते। आप भी उसमें चल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी यादें आपको ताज़ा करनी है। आइए बैठ कर बातें करते हैं। तो रज़ा भाई मेरी ऑफिस में आप पहली बार आए। वैसे एक बहुत मशहूर डायलॉग मुझे ऐसे ही याद आ गया कि रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि रिश्ते में कहूँ या एक मुझे ओहदा दे दिया, मैं आपको आयुष्मान भव कह सकता हूँ परंतु फिल्म इंस्टीट्यूट में आप हमारे सीनियर थे, तो इस हिसाब से मैं आपका जूनियर हूँ। बिल्कुल। तो वो एक इंस्टीट्यूट की परंपरा थी जहाँ पर शाही सलाम करो, हम शाही सलाम करते थे। खैर उस दिनों के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपको सवाल पूछूंगा, जो सवाल आपको जवाब नहीं देना हो तो आप उसको साइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका मैं जवाब ना दूं। एग्जैक्टली। हर सवाल का जवाब दूंगा। एक तो कारण ये कि जब आप जैसी आवाज हो तो फिर सवाल का जवाब क्यों नहीं देंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं इससे पहले कि मेरा इंटरव्यू शुरू हो, बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं मुकेश में और मुझ में। पहली तो ये है कि हम दोनों का ताल्लुक़ फिल्म इंस्टीट्यूट से है, FTII से है। मुकेश मेरे 4 साल जूनियर हैं। हम दोनों को रिकग्निशन जो है वो प्लेटर पे नहीं मिली, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और इन्हें महाभारत मिली, मुझे राम तेरी गंगा मैली मिली, और हमें अपने जौहर दिखाने का मौका मिला। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश के एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज अ बिग जीरो। क्या चीज? फिर से बोलिए। एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज अ बिग जीरो। करेक्ट। जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा अपने फन को दिखाने का तो आप कैसे दिखा सकते हैं? तो जो भी मुकेश के अंदर ज्वालामुखी था वो महाभारत में फट पड़ा और पूरी नेशन, पूरा भारतवर्ष मुकेश खन्ना का दीवाना हो गया। मुकेश खन्ना की डायलॉग डिलीवरी का, उसकी शख्सियत का, और वो रोल जो मुकेश ने किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकेश ने वो रोल किया, मुकेश ने उस रोल को जिया। और मैं नहीं समझता कि मुकेश के अलावा इतने परफेक्शन से कोई रोल कर सकता था। तो इसने अपना मेटल प्रूफ किया महाभारत में। उसके बाद फिर मुकेश खन्ना बने। लेकिन मुकेश खन्ना एक दिन में नहीं बने। इसी तरीके से रज़ा मुराद भी एक दिन में नहीं बना। सही बात। बहुत इंतज़ार किया, बड़े पापड़ बेले। उसके बाद राज साहब ने प्रेम रोग में बुलाया, उसके बाद राम तेरी गंगा मैली में बुलाया। तो यही हम दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। डायलॉग के लिए ये भी मशहूर हैं, डायलॉग के लिए लोग मुझे भी जानते हैं। और हमने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया है, हिंदी फिल्मों में काम किया है, हमने मलयालम में काम किया है। तो मुकेश जो है एक सिंबल है
एक प्रतीक है मेहनत का, लगन का, टैलेंट का। और जो बात सही समझता है वो कहता है, वो बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे, उसकी बात में वजन होता है, उसकी बात में लॉजिक होती है। और यही वजह है कि मुकेश की हमेशा मैंने दिल से इज्जत की है, दिल से चाहा है। भले मुकेश से गाहे बगाहे मुलाकात ना हो, लेकिन जब भी मैं मिलता हूं तो मैं मुकेश से दिल से मिलता हूं। ज़रा नवाजी सर, आपकी बहुत बहुत ज़रा नवाजी। आपने बहुत सही फरमाया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अपॉर्चुनिटी नॉक करती है दरवाजे पर, कुछ लोग आलसपन नहीं खोलते। खोलना चाहिए अपॉर्चुनिटी को, तौलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। आपने बहुत सही फरमाया कि मेहनत ही रंग लाती है, और फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए कि काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। मिलता है, मिलेगा, आएगा। तो उस वक्त आप है, कैमरा है, फिर कोई ना बाप है ना माँ है, आप हैं, कैमरा है। अब बताइए आपके पास क्या है? माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, कुछ आप नहीं। और कैमरा। क्या बात है, क्या बात है। खाली खाली कुर्सियां हैं, ये जो कुर्सियां खाली ना हो राज बस। साहब का पर ये है। दिस इज कुर्सियां- व्हाट एंड इन्होंने बहुत सही फरमाया। एक चीज़ हमको दोनों को मिलाती है, वो मैं उसको एक्चुअली एंड में लाना चाहता था, पर ऐसे ही हम तो कहते हैं ना, इंटरव्यू में हम लोग सवाल जवाब नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ इंटरव्यू में हम लोग जवाब नहीं करते, कॉन्वर्सेशन करते हैं। मैं कई लोगों को समझाता हूँ, ये हमारी यादें हैं जो हम आपके सामने पेश करते हैं। तो एक जो कॉमन पॉइंट है, आवाज़। कई बार मैंने सुना है कई लोगों के थ्रू से, इंडिया में सर 2 या 3 आवाज़ें हैं, वो गिनना शुरू करते तो उनका नाम हमेशा आता है। राजकुमार आप अपना साहब, नाम सर क्यों मेरा नहीं ले एंड रहे? में आ जाता है। नहीं। वो कहते हैं दिलीप साहब हो गए, राजकुमार हो गए, रजा मुराद हो गए, और कभी कभी गलती से मेरा नाम भी ले लिया नहीं जाता है। नहीं, आपका नाम जब आता है तो वो गलती नहीं होती है, वो सच होता है। चलो अच्छा है, मालिक की दया, सरस्वती देवी की कृपा है। मैंने अपने आवाज़ पे काम किया। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आइए सर, मैं आपको सवाल पूछूंगा पहला। जी योर फादर, ग्रेट पर्सन, जी सीनियर एक्टर मुराद साहब, जी जिनकी आवाज़ को आप कैरी करें, मैं ये भी ओपनली जी बोलता हूँ। जी। मुराद साहब, एक्टिंग इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, ही वाज एन एक्टिंग इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, सजेस्टेड यू टू जॉइन एफटीआई। जी, व्हाई सो? एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा, बेटा हमारे ज़माने में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो आज है, और उन्हें ट्रेड शो में बुलाया गया था, जो इंस्टीट्यूट की फिल्में, डिप्लोमा फिल्में दिखाई अच्छा, जाती पूना थी। बुलाया था। जी, नहीं, बॉम्बे में ट्रेड शो शो हुआ हुआ था। था। तो वो बड़े इम्प्रेस्ड हुए थे उसमें। और किसी फिल्म में जलाल आगा भी थे, तो जलाल आगा के साथ वो मुगल आजम में काम कर चुके थे। यस। मेरे वालिद साहब राजा मान सिंह बने थे, और जलाल आगा ने प्रिंस सलीम के बचपन का रोल किया था। बचपन का शराब पी के ऐसे झूमते तो रहते। बहुत बहुत मुतासिर हुए थे वो वहाँ के स्टूडेंट्स के काम से। तो उन्होंने कहा, बेटे हमारे ज़माने में जब कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं थी, तो आज अगर है तो उसका फ़ायदा तुम क्यों ना उठाओ। अक्सर ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग सीखी नहीं जाती है, और एक्टर जो है वो तो पैदाइशी होता है। हम मानते हैं, एक्टर जो है, मेरे वालिद साहब कहते थे कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय हीरे की तरह है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इस अंतर्राष्ट्रीय हीरे को तराशेगा, इसमें चमक लाएगा। लेकिन अगर आप पत्थर हैं तो दुनिया का कोई भी जौहरी आप में चमक पैदा नहीं आप कर में वो होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए। तो उनकी इंस्पिरेशन थी, उनका सजेशन था कि मैं एफटीआई जाऊं। और बाकायदगी से मैंने ऑडिशन दिया, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, और ये भी मुझे मालूम था कि जब फाइनल सिलेक्शन हो रहा था तो कुछ लोग मेरे हक में थे, कुछ लोग मेरे खिलाफ थे कि नहीं, कुछ बात नहीं है इस लड़के में। लेकिन आप पतले हुआ करते थे बहुत, हाँ, बहुत बहुत, जी। पतले भी हुआ करते थे। हाँ, तो तब तक कोई स्क्रीन पर्सनैलिटी नहीं थी। नहीं सोचा भी नहीं, पर आपकी, आप भी शत्रु जी, मैं उनकी पुरानी डिप्लोमा फिल्म में देखता हूँ, पेंटल को तो पेंटल तो दिखता ही नहीं है। पतला पतला टिंग टिंग टिंग। तो आपको फिर मिल गया, आपको पहले ही ऑडिशन में मिल गया? हाँ, और जो सर मुझे सेकंड ऑडिशन में मिला, एक बार मुझे फेल किया गया। मुझे याद है, करेक्ट। मैं आपके दोनों ऑडिशंस में अच्छा, आप थे वहां पर? ओके, दोनों में था। ओके। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये मिठुन चक्रवर्ती के साथ भी हुआ था। उसे भी पहले बार नहीं, सेकंड टाइम मिला। टाइम में उसे मौका मिला। ये कौन सी क्लास थी आपके बैच नंबर 1 2 3 4 बोले तो? मेरा? हाँ, आपका 7th बैच। 7th मैं आपको गिनाता हूँ। फर्स्ट बैच असरानी, ओके सेकंड बैच जलाल आगा, रिहाना सुल्तान, ओके थर्ड बैच शत्रुघ्न सिन्हा, ओके फोर्थ बैच नवीन निश्चल, ओके
5th बैच पेंटल, ओके। 6th बैच जया बहादुरी थी, बहादुरी भी, रीटा बहादुरी भी शायद मेरे साथ में होगी। और नहीं वो बात की है। बात की। 6th बैच में डैनी, जया बच्चन, अनिल धवन। अनिल धवन, ओके। 7th बैच में आपका दोस्त रदा मुराद, किरण कुमार, विजय अरोरा। ओह, तो 7th बैच है। संधू। मेरे जूनियर हैं वो। अच्छा, वो आपके पहले, आपके नहीं बाद मेरे आए, बाद के हैं। आपके बाद के। 8th बैच के हैं। क्या बात है। You might have practically seen big actors on stage and on film stars during your father's era. आप घूमते रहते होंगे। Was FTI add on to those learnings? Because आप फादर के साथ रह कर भी, आपने अभी जवाब तो दे दिया कि फादर ने कहा कि तराशना चाहिए, तो आप अगर नहीं भी जाते तो भी गुड़ तो ले लेते आप कहीं ना कहीं से। बड़ा अच्छा सवाल किया मुकेश आपने। इसका मैं ये जवाब दूंगा कि जब हम एक्टिंग करना शुरू करते हैं तो बड़ा वक्त लगता है बारीकियां सीखने का। न्यूआंसेस को। एक तो एक्टिंग होती है कि कोई भी कर लेता है, एक है कि काम समझ के करना, और एक्टिंग करना जो है ये समझ के काम करना बहुत बड़ी बात होती है। क्रिकेटर बहुत हैं लेकिन जो समझ सचिन तेंदुलकर में है, गायक बहुत हैं लेकिन जो समझ लता जी में थी, रफ़ी साहब में थी, किशोर दा में थी, वो समझ के करना। दिलीप साहब एक एक चीज पकड़ते थे। लेकिन दिलीप साहब को दिलीप साहब बनने में कितना वक्त लगा। आप उनकी शुरू की फिल्में देखिए, ज्वार भाटा। जी हाँ, बहुत सी आई, लेकिन जो उनमें एक मैच्योरिटी आई, वो जुगनू से आई, वो शहीद से आई, वो अंदाज से आई। तो 7-8 फिल्में करने के बाद वो मैच्योरिटी आई। मतलब वो किसी फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टिंग से नहीं, पर वो खुद ब खुद कर करके ट्रायल एंड एरर। दैट्स व्हाट आई ट्राइंग टू से। एक ही एडवांटेज हमारे साथ क्या था मुकेश, आपको भी अच्छी तरह वाकफियत है इस बात की, कि इंस्टीट्यूट में जब हम डिप्लोमा फिल्म्स करते थे और डॉक्यूमेंट्रीज में हम काम करते थे, तो हम अपना काम देखते थे, हम में क्या खामियां हैं उन्हें देखकर दूर करने की कोशिश करते थे। और जो हमारे प्रोफेसर थे रोशन तनेजा, वो हमें बताते थे व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हेमिंग क्या है, ओवर एक्टिंग क्या है, इंडिकेशन क्या है। ऐसा मत करो कि साहब आप किसी बात पर सोच रहे हो तो आप यूं कर रहे हो, दिस इज इंडिकेशन। और कोई बात आपकी समझ में आ गई तो आपने यूं किया। ये सब वो है, मतलब कैरिकेचर ऑफ एंड डोंट ट्राई टू प्ले द ऑब्वियस कि अगर आप गुंडे हैं तो आप यूं खड़े हैं। इसको क्या नाम दिया? इंडिकेशन। हाँ, ये इंडिकेशन है। जैसे मैं बहुत सोच रहा हूँ। अच्छा, विदाउट गेटिंग इनटू द रोल। तो ये बारीकियां हमें वहां सिखाई गई, जो यकीनन जब हमने काम की शुरुआत की तो वो हमारे काम आई। तो वही फर्क है कि जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, आप डायरेक्टली आए हैं, तो आपने कर करके आपने वो बारीकियां सीखी, और वही बारीकियां सीखने का मौका हमें जल्दी मिल गया, एक साथ मिल जाता है कि 2 साल में आपको। जी। लेकिन बात वही है मुकेश कि अगर आप में सीखने की ललक है, अगर आप में सीखने का अरमान है, अगर आपके अंदर आग है, तभी ये होता है। चिंगारी ही आग बनती है, अगर चिंगारी ही नहीं है तो आग कहां से बनेगी? और जो देखता है अपने काम को, जैसे आप कहते हैं कि हम देखते थे बैठ के डॉक्यूमेंट, कुछ लोग नहीं देखते, कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं इंस्टीट्यूट में आ गए तो हम तो बन गए, हम तो पासपोर्ट है, स्टार बन के घूमते थे ऐसे। बिल्कुल यू आर राइट। तो उसमें जो सीखना, 2 साल आपको ट्रेनिंग ग्राउंड दिया जाता है। बिल्कुल। जिसने यूज किया, कई लोग नहीं यूज करते। 10 में से 8 मैंने देखे हैं सर, वहां पर वो शॉल वॉल लपेट के या कुछ कपड़े वपड़े पहनकर उधर जाके चाय पीते, उधर जूस पीते थे जाके डेक्कन के जिम खाने में। वो क्या समझते हैं कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया तो स्टारडम का पासपोर्ट हमारी जेब में मिल गया आपको। लेकिन आज कहाँ हैं वो लोग? There is another person in your career, I have been told, even I know him very well, what a person he was. बिना चप्पल के घूमते थे वो, बाबूराम इशारा। मैंने भी काम किया उनके साथ, और what a person that person was. और उसके बारे में मुझे बताएं, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट B.R. इशारा इन योर करियर, एंड हाउ डिड योर फर्स्ट फिल्म हैपन? वाज इट फर्स्ट फिल्म विद हिम? जी, ऐसा था कि
ज़रूरत की शूटिंग चल रही थी पूना में, और वो इंस्टीट्यूट आए तो किसी ने मेरा परिचय So उनसे you were there in the institute that time? हाँ, मैं पढ़ रहा पढ़ था, रहे थे। और विजय अरोरा हमारे क्लासमेट थे, वो शूटिंग कर रहे थे, उन्हें परमिशन दे दी गई थी कि ही कैन शूट फॉर ज़रूरत। तो कैंटीन में उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़े गौर से मुझे देखते रहे। जी। उसके बाद कहा कि जब भी बम्बई आइए तो उन्होंने अपना मुझे बता दिया कि मिलने आइएगा। बहरहाल मैं मिलने गया, अगर बाजार में बॉम्बे लैब के सामने उनका दफ्तर था, कुन्नू फिल्म्स का, वहाँ बैठते थे। कुन्नू फिल्म्स। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास, जब भी आपके लिए कुछ होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। तो एक नज़र प्रोजेक्ट अंडरवे था। एक नज़र। जी। और जो रोल मैंने किया वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को चाह रहे थे उस रोल के लिए, लेकिन वो इतने बिजी हो गए थे कि वो डेट्स नहीं थी उनके पास। ओके। तो मेरे पास कॉल आया, मैं मिलने गया उनसे, और 2 अगस्त 1971 को मैंने पहली बार कैमरा फेस किया। ओके, 1971। ओके। और मुझे पहला डायलॉग याद है कि योर ऑनर, अदालत शबनम पर क्या फैसला करेगी इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। शबनम का वकील सफाई होने के नाते मैं अदालत से इतना कहना चाहता हूं। ये मेरा पहला डायलॉग था। अच्छा, यू आर लॉयर? आई वाज डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल। बहुत ही इजी गोइंग बंदा था, कोई ईगो नहीं था, कोई हैंगअप नहीं था, चप्पल नहीं पहनते थे, चाय पीते रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे। सिगरेट बहुत पीते, मैंने मना भी किया था। कहीं भी सो जाते थे, किसी भी वर्कर, वो वर्कर का बंदा था, वो वर्करों के लिए काम करता था। कई बार लोगों ने पूछा कि आप इतनी फिल्में क्यों बनाते हैं? उनका यही जवाब था कि मैं फिल्में अपने लिए नहीं बनाता, मैं अपने वर्कर्स के लिए बनाता हूं। अगर फिल्में मैं ना बनाऊं तो इनकी कमाई कहां से होगी? अपने काम वाले वर्करों। जी हाँ, वो एक अलग कैरेक्टर, अलग कैरेक्टर। और देखिए मुकेश, जो सबसे खास बात उनमें ये थी, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय। बाबूराम नाम था। स्पॉट बॉय से लेके वो कहां पहुंचे, कहां तक पहुंचे, और उसके अलावा उर्दू पर उनकी क्या कमांड थी, इंग्लिश पर उनकी क्या कमांड थी, हिंदी पर उनकी क्या कमांड थी, उर्दू लिखते थे। तो यकीनन एक स्पॉट बॉय जब घर से निकला होगा, स्कूल तो गया नहीं होगा, या गया भी होगा तो तीसरी चौथी तक पढ़ा होगा, एक किसी फॉर्मल तालीम हासिल ना करने के बावजूद ही वॉज अ सेल्फ एजुकेटेड मैन। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, अंग्रेजी कमाल की बोलते थे, उर्दू कमाल की लिखते थे, और डायलॉग इतने अच्छे लिखते थे। तो वो बाबूराम इशारा थे, बी आर इशारा थे। और जब पहली फिल्म उन्होंने बनाई, चेतना, पता है आपको कितने में बनी थी फिल्म? रेहाना सुल्तान। 95,000 रुपीज में फिल्म बनी। 95,000? 1 लाख भी नहीं लगा था उस फिल्म में। क्या आप बात कर रहे हैं आप? और शत्रु साहब ने 1 पैसा भी नहीं लिया था। अनिल धवन भी शायद थे। जी, अनिल धवन थे, रेहाना सुल्तान थी, जो बाद में उनकी बीवी बनी। बाद में उनकी बीवी। करेक्ट। नादिरा जी थी, मनमोहन कृष्ण थे। इतने लोगों को लेकर 95,000 में पूरी फिल्म उन्होंने पूना में बनाई। शत्रु साहब ने पैसे इसलिए नहीं लिए कि पूरा जो था यूनिट वो इंस्टीट्यूट का था। ओके। और शत्रु साहब में ये जज्बा है, बहुत प्रो इंस्टीट्यूट है, इस वजह से उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था उसमें। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। एंड व्हेन दैट, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, ही वाज नोन टू चेंज द सिस्टम ऑफ शूटिंग इन बंगलोज। मैं बताता हूं, पहले क्या होता था कि अगर एक कमरे की भी ज़रूरत है तो आपको सेट लगाना पड़ता था, एक अगर कॉरिडोर चाहिए तो उसका भी सेट लगाना पड़ता था। बाबूराम इशारा ने ये ट्रेंड बदल दिया, नेचुरल लोकेशंस पर शूटिंग की, नेचुरल बंगलोज में शूटिंग की, और ये एक ट्रेंड एकदम बदल गया, रातों रात बदल गया। मैंने सुना बहुत भड़के भी थे लोग, जो चोपड़ा साहब जैसे बड़े बड़े लोग। चोपड़ा साहब भड़के थे, तमाम आर्ट डायरेक्टर्स भड़के थे। आर्ट डायरेक्टर का लॉस। यस। तो चेतना जैसे ही
रिलीज हुई, इट वाज अ थॉट प्रोवोकिंग फिल्म। थॉट प्रोवोकिंग फिल्म, यस। तो पूरी इंडस्ट्री में एक सनसनी फैल गई थी कि ये क्या बना गए ये। और कुछ कम दिनों में, 14-15 दिनों में या पता नहीं जी 20 जी दिनों जी में, जी। और उसके बाद एक सैलाब आ गया वैसी फिल्मों का। ऐसी फिल्मों का। उसके बाद फिल्म आई दोराहा, फिरोज चिनाय ने बनाई थी फिरोज वो, चिनाई, yes, I वो भी remember. हमारे इंस्टीट्यूट के रहा, थे। यस। तो फिल्में आती रहीं। पैरेलल फिल्में को नाम जी दिया जी गया जी उनको जी। कि और सारी की सारी फिल्में थीं, बोल्ड थीं, थॉट प्रोवोकिंग थीं। उनमें बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन जो उनमें स्टार था वो फिल्म की कहानी थी, कंटेंट वाज द स्टार। कंटेंट स्टार हुआ करता था। गुलजार साहब recommended you in ऋषिकेश मुखर्जी's नमक हराम, an iconic role of your career, उसके अंदर आपका your learnings and experiences from that film, your preparation for your role. This was quite आगे जाके रोल मिला आपको ये? जी। गुलजार साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि ऋषिदा से मिलिए जाके, मैंने एक रोल के लिए आपका नाम सजेस्ट किया है। तो मैं ऋषिदा से मिलने गया, तो वो एडिटिंग कर रहे थे। जैसे ही वो थोड़े फारिग हुए तो मैंने सलाम किया, मैंने बताया मैं रज़ा मुराद हूँ, गुलजार साहब ने भेजा है। हाँ हाँ, रजा रजा आओ, रजा आओ। तो वो बाहर मुझे ले गए, फिल्म सेंटर में डबिंग कर रहे थे, सीढ़ियों पर बैठ गए। कहते हैं रोजा, हम ये फिल्म बना रहा है, इसमें एक पोएट का रोल है। Wait का रोल। ऐसा रोल लकी एक्टर को 20 साल में मिलता है, क्या बात है? अनलकी एक्टर को कभी नहीं मिलता है। अच्छा बोला, ओपनली बोला, ओके। और अभी तुम को प्रोडक्शन मैनेजर खादी भवन लेके जाएगा, तुमको 2 जोड़ा दिलाएगा, वही जोड़ा तुम पहनने का, पूरी फिल्म में? नहीं घर में भी पहनने का। अच्छा, घर में भी पहनने को? तो साहब वो 2 जोड़े मैंने खादी भवन से लिए, कुर्ता पजामा? कुर्ता पजामा। तुम घर में भी यही पहनेगा? मैंने कहा जी हम पहनेगा। तो उसके बाद शूटिंग का पहला दिन, और नितिन मुकेश वॉज असिस्टिंग ऋषिदा। नितिन मुकेश, सन ऑफ मुकेश? जी जी, वो असिस्टेंट थे। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। हम लोग मालाबार हिल पे रहते थे, तो हमने कहा साथ चलेंगे। तो आ गए, तो हम लोग साथ टैक्सी में निकले। गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं उस जमाने में हमारे पास। बहरहाल, तो नितिन ने मुझसे कहा कि राजेश खन्ना चाह रहे थे कि उनके गुरु हैं वीके शर्मा। वीके शर्मा को काका जी ने रिकमेंड किया रोल के लिए, और ऋषि दा नहीं माने, तो वो थोड़े अपसेट हो गए। तो हो सकता है कि उनका एटीट्यूड तुम्हारी तरफ थोड़ा होस्टाइल हो, अनफ्रेंडली हो। कहा ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मिलवा देना एक बार उनसे, और क्या है। और राजेश खन्ना वो स्टार थे। अरे स्टार, सुपर मुकेश ये आलम था। लोग कहते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। ऊपर आका और नीचे काका, क्या बात है। ऊपर आका नीचे काका, बाकी सबकी माँ का। बाकी सबकी, क्या बात। कमाल का आजकल के स्टार कुछ नहीं है उनके सामने सर। सोच ही नहीं सकते, वो टच नहीं कर सकते। नहीं। फिर तो खैर हम फिर सेट पर पहुंचे, तो कुछ 2000 कॉलेज की लड़कियां, 2000 कॉलेज की लड़कियां सेट पर मौजूद थीं। और काका जी के इंस्ट्रक्शंस थे कि जो भी मेरे फैंस हों, खुसूसन लड़कियां हों, उन्हें आने से ना रोका जाए। तो भरा हुआ था स्टूडियो, भरा हुआ था मोहन स्टूडियो। कौन सा? मोहन स्टूडियो। खैर वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मेरा परिचय करा दीजिए। परिचय हुआ, बैठे हुए थे। तो नितिन ने कहा कि काका जी रज़ा मुराद ये अलम का रोल कर रहे हैं। अच्छा, देखा। ही स्टूड अप एंड शुक हैंड्स विद मी। मुझे कहीं महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि वो स्टार हैं या आप नए हैं और मैं नया हूं, या उनकी रिकमेंडेशन को ठुकरा कर मुझे लिया जो गया। आपके दिमाग में जी। बहरहाल पहले दिन काम शुरू हुआ। उसमें मुकेश क्या था कि एक तो दुबला पतला था, और दूसरे ये कि शेर व शायरी करनी थी उसमें। तो ये शऊर जो था मुझे मेरे वालिद साहब से मिला था। वो बहुत ही
बाशऊर इंसान थे, बाशऊर शेर व इंसान, शायरी के बड़े वो मुराद मुराद थे, साहब, परस्तार थे। यस। तो जिस तरीके से वो शेर पढ़ते थे तो उनको मैं फॉलो करता था, तो वो चीज़ जो है मेरे हक में हो गई। यहाँ काम आई जी। आपके। दुबला पतला, गाल बहुत अंदर पतले घुसे होते हुए, थे, लंबे से थे, ऐसे आंखें दिखते थे, धसी हुई आंखें हैं, धसी हुई। भारी सी आवाज। भारी सी तो आवाज। वो रोल जो है वो पर्सनैलिटी को सूट कर गया। एग्जैक्टली। और एक शेर था जो मैंने सुनाइए, पब्लिक को मैं सुनना मैं चाहूं। सुनाता हूँ। एक शेर था और उस शेर के बाद काका जी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारा अंदाज जो है वो कैफी आदमी जैसा है शेर पढ़ने। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता था। तो वो शेर था कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। अरे वाह, क्या मरने की आदत, क्या बात। तो ये शेर था। तो राजेश भाई साहब एकदम वो हो गए कि हाँ हाँ, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि आनंद के बाद दोबारा राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, एडेड अट्रैक्शन रेखा, आर.डी. बर्मन, असरानी, ओम शिवपुरी, ए.के. हंगल, नमक हराम, ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी एंड आफ्टर आनंद, दो जाइंट्स जो थे फिर एक साथ आ रहे थे, एक्टिंग के जाइंट्स। अभी देखिए, इसमें मुझे एक और चीज़ याद आ रही है आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि आनंद के बाद में, जैसे अभी देव साहब, दिलीप कुमार और राजकुमार का पैगाम के बाद में सौदागर, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड कास्टिंग कू। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं उस जमाने में पता नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ता था, आनंद देखी थी मैंने। और आनंद हम सिर्फ राजेश खन्ना को देखने के लिए गए थे, ही वाज द ओनली पर्सन नोन। और उसके बीच में वो बाबू मोशाय है। अरे वाह। और वो मैंने कहा ये कौन है, लोग देखते रहे कि लंबा सा लड़का और ये और वो। और राजेश खन्ना का तो ऐसी फिल्म थी, मैंने कहा था कि ये फिल्म इनको 10 साल देगी। और क्या बात है। राजेश खन्ना, लेकिन आप देखिए वही अमिताभ बच्चन को फिर मौका मिला, आपकी जो बता रहे हैं नमक हराम में। और मुझे लगता है एक दो सीन ऐसे कर गए थे जो टक्कर दे गए थे राजेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुस्से में आके जब भड़कता लेकिन है। एक बात बताऊं, अमिताभ बच्चन का जो एक रोल था, बॉयस्टीरियस, गुस्सीला, इम्पल्सिव, उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया, बिला शक। लेकिन काका जी ने भी जो अपना रोल निभाया वो कमाल का। आई थिंक किसका रोल माना जाता है वो, कौन सा? बैकेट बैकेट का रोल। बैकेट के कैरेक्टर थे दोनों वो। मुझे पीटर ओटूल का किया मैं उसने। नहीं समझता कि काका जी किसी भी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस में किसी से कम नहीं थे। और कभी नहीं हुआ कुछ नहीं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, राजेश अमिताभ बच्चन अपना जलवा दिखा गया। हाँ 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 हाँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। मौका मिला एक सीन का जो आके डांटता सबको, जो उसकी किसी के उसके पीछे राजेश खन्ना को सपोर्ट करते हुए आके जो कौन माई का लाल है जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? क्या बोला, फिर से बोलिए। कौन माई का लाल है जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आ जाए हरामजादो कुत्तो, इस बस्ती को जलाकर खाक कर दूंगा। वहां उनकी आवाज पहली बार। लेकिन मैं आपको बताऊं मुकेश, इस सीन की बैकग्राउंड बताता हूं। अमित जी जब आते हैं सेट पर, हंसी मजाक भी करते हैं, वो एक अच्छा माहौल बना लेते हैं, वो उनका तरीका है। उन्हें नहीं मालूम था कि ये क्या सीन है, तो वो सीन उनको दिया गया, यही सीन जो उन्होंने देखा, अपनी कुर्सी लेकर दूर जाकर बैठ गए। देखते रहे देखते रहे देखते रहे, पढ़ते रहे, किसी से बात नहीं की, चुप, बिल्कुल चुप। लोग आए भी तो डिस्टर्ब किसने नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनके पोस्चर को देख के किसी ने डिस्टर्ब किया भी नहीं होगा। उसके बाद आप टेक शुरू हुए, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर 7 टेक हो गए। भाई हम तो सीख रहे थे, देख रहे थे साहब। मजाल है कि 7वें टेक में भी जरा सा फ्लिंच आया हो नहीं, वही इंटेंसिटी, वही जोश, वही गुस्सा, वो पकड़े रहे आखिर तक। अब अगर इंसान ग्रेट होता है तो कोई ना कोई उसकी मैं वही पॉइंट बोले, वजह होती है। कलाकार ऐसी सीन्स को पहचान जाता है। बिल्कुल भाई। मेरे पास एक सीन आ जाए और आप यू मस्ट लव योर डायलॉग्स। आजकल लोग डायलॉग को फेंक देते हैं,
मैं नहीं फेंकता, उगल देते हैं। हाँ उगल देते हैं, उगल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप दिल से महसूस करके डायलॉग नहीं बोलेंगे, ऑडियंस के दिल पे लगी टच होगा ही नहीं। करोगे ही नहीं। यस, अपने को पहले कन्विंस करो, फिर आप कन्विंस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो फायदा हुआ उससे, लोग देखने गए आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम, स्टारिंग राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा सिमी ग्रेवाल। वहां देखा उन्होंने, ये यार ये दुबला पतला लड़का अननोन कहां से गए। सो आई गॉट नोटिस्ड। अगर यही रोल मुझे किसी रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ फिल्म में मिलता तो कुछ नहीं, फिल्म चली भी जाती कहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सही बात। उससे मुझे फायदा हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं रैंक आउटसाइडर, अननोन, न्यू कमर, बट आई गॉट नोटिस्ड। और क्रिटिकली भी मुझे इतनी उसमें एक्लेम मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि एन एक्टर हैज अराइव्ड, एन एक्टर हैज अराइव्ड। तो ये उस फिल्म से काम करने का मुझे मौका मिला। मुझे ये होता है कि एक एक्टर की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसी फिल्म आती है जो उसको स्टारडम दे जाती है। मेरी जिंदगी में भीष्म पितामह का रोल आया, तहलका का रोल आया, इनकी जिंदगी में नमक हराम का। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा जो मैं कहना भूल गया आपसे मुकेश। ऋषिदा जब सीढ़ियों पे बैठकर मुझे पहली बता बार रहे थे, बोला रोजा ये रोल ऑडियंस 10 साल तक नहीं भूलेगा। 10 साल तक नहीं भूलेगा। 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। सर ऋषिदा के बारे में दो चार लाइनें मुझे बताइए, बिकॉज कमाल के डायरेक्टर थे। मैंने सुना है कि एडिटर थे, तो इसीलिए कहाँ काटना उनको मालूम होता। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें, नमक हराम का। उसमें एक मुजरा था, हबीबा रहमान थी उसमें, जयश्री टी थी, और ये दोनों मुजरा सुनने जाते हैं दोनों। का नाम था। हाँ, तो ये आई थिंक इवन बैकेट में भी था ऐसा कुछ। बैकेट में भी था, राइट, सिमिलर सीन था। राइट। तो क्या था कि मोहन स्टूडियो में सेट लगा हुआ था मुजरे का, और उस जमाने में मोबाइल तो होते ही नहीं थे, तो ऑफिस में फोन होता था और जाने में और आने में बड़ा वक्त लगता था। तो कंबाइंड शॉट ले रहे थे वो दोनों का, काका जी का और अमित जी का। तो बोला काका को बुलाओ। कहले साहब वो तो फोन अटेंड करने गए। अच्छा, हम वेट करता है, आने दो उसको। किधर गया था काका? मालूम है कितना खर्चा होता है? 1 मिनट का 4000 रुपया खर्च होता है। तुम फोन करता है, प्रोड्यूसर का एक्सपेंस पे करता है। काका जी चुप। हाँ, अमित को बुलाओ। कहते सर वो अमित का फोन आया है। उनका भी फोन। ठीक है। अमिताभ बच्चन फोन करने के बाद हाजिर हुए। तुम भी नहीं समझता है कितना नुकसान होता है प्रोड्यूसर का। फोन करने जाता है, 4000 रुपए पर मिनट फोन करने जाता है। बुलाओ, चौकीदार को बुलाओ। बुलाया, तुम फ्लोर लॉक कर दो, जब तक गाना खत्म नहीं होगा ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। फ्लोर ही बंद कर दो। फ्लोर बंद कर दिया साहब, फ्लोर बंद कर दिया। और 12:30 बजे रात तक, जब तक गाना खत्म नहीं हुआ, ना कोई आया ना कोई गया। क्या ये डायरेक्टर होता था। ये डायरेक्टर की और बात डायरेक्टर की नहीं है, सच बोल रहे थे। बात यह है, ही वाज लाइक अ फादर फिगर। लाइक फादर, व्हाट वाज सेइंग वाज एब्सोल्युटली राइट। जैसे बाप डांटता है, बच्चा सुनता है। और दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ऋषिदा, एंड ही वाज एन एक्टर्स डायरेक्टर। और ऋषिदा भी इनसे बहुत प्यार करते थे। सबको। अच्छा, इनको तो अमित बोलते थे, अमित। और काका जी को बोलते थे पिंटू। अच्छा। हाँ, पिंटू करके मुखातिब करते थे। तो ये डायरेक्टर, आज किसी डायरेक्टर में दम है जो ऐसा नहीं साहब, दम नहीं है। पर लेकिन देखिए अगेन उसमें पावर, बोलने में वजन था, क्योंकि परफॉर्मेंसेस दिए थे। एक्टर्स डायरेक्टर आप बोलते हो, ये बात सही है कि वो एडिटर भी थे और इतना ही लेते थे बस कट। लोग तो लंबे लंबे पूरे ले लेते, बाद में 30 के बाद काटते। मुकेश, मैं तुम्हें बताऊं, नमक हराम में जितना मेरा उन्होंने शूट किया, एक शॉट नहीं कटा। उन्हें मालूम था कि कितना लेना, इतना ही लेना है, इतना ही रखना है। एक भी शॉट नहीं कटा।
और ये बहुत सही कहा तुमने कि एडिटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, तो उन्हें मालूम था कि कहाँ कट करना यहाँ कट करना है। अदरवाइज मनोज कुमार भारत की मशहूर है कि 30 रील की फिल्म शूट करते हैं, 16 रील पे लेकर आते हैं। कैन यू रिसाइट फ्यू पोएम्स फ्रॉम दैट फिल्म फॉर आवर ऑडियंस एंड फैंस? नमक हराम। नमक हरा और भी है तो करिए, मुझे लगा खत्म हो गया, बताइए। एक ही बात है बंधु, दे जाम या गम दे हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। जिगर की चोट है ए दोस्त दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की होंठों पे फिर लाई नहीं जाती। क्या बात। फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां। सारा जहां। क्या बात है। हाथ पड़ते हैं कहीं पांव कहीं पड़ते हैं, हाथ पड़ते हैं कहीं पांव कहीं पड़ते हैं, सबकी है हमको खबर अपनी खबर कुछ भी नहीं। सर क्या बात है। और दिस रिमाइंडेड मी, ये लास्ट हमने पढ़ा, जी। आंख पड़ती है पाँव कहीं पड़ता है सबकी खबर है। ये बहादुर शाह जफर में एक मुशायरे के बीच में एक बहुत बड़े शेर थे जो थोड़े से पागल किस्म के बोल नहीं सकते बट एकदम अपने मूड में थे। वो रोल मैंने ये दो लाइन बोली, आंख पड़ती है कहीं पाँव कहीं पड़ता है। लेकिन उसका कैरेक्टर क्या था, ऐसे शॉल लपेट के, नंगे बदन शॉल लपेट के, और सब बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं। उसके बीच में ये मुझे पढ़वाया गया था। अच्छा, और पढ़वाने के बाद में वो एक्चुअली सामने उसके एक क्षमा रखते हैं, आपको पता है, वो आपको तो बहुत तरीका होता है। तो वो फूक मारता है पहले उसको, तो सब लोग बोलते हैं क्या कर रहा है ये आदमी, और फिर ये पढ़ता है और उसके बाद में चुपचाप उठ जाता है और धीरे 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 वॉक करके बाहर जाता है। ये बोलते हैं उस जमाने में ऐसे एक शायर था। आपने वो और वाला शेर- ये जो है मुकेश, उस जमाने की ये रिवायत होती थी कि जो शेर पढ़ता पढ़ेगा। था उसके आगे क्षमा क्षमा रख रख दिया था। और जो सबसे बड़ा शायर होता था, क्षमा सबसे आखिर में उसके पास जाती थी। अच्छा वो भी था। वो क्लाइमेक्स वाला होता तो था। बहादुर शाह जफर में वो उनको शौक था मुशायरा वो करवानी। इसको मुशायरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, मुशायरा जी, मुशायरा हाँ बोलते हैं। जी जी। तो ये वाला शेर आपने इसमें भी पढ़ा था? क्या जी, बात है, जी, क्या जी। बात है, क्या बात है। और भी हैं? हो गए। क्योंकि उन्होंने कहा कुछ पोएम्स जो हो तो सुना दीजिए। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर नमक हराम, अ लॉन्ग वेट फॉर 7 years फॉर योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू, राज कपूर प्रेम रोग एज ए विलन केम 7 years की बात। सवाल सुन लीजिए, हाउ डिड दैट हैपन एंड वॉज दैट शिफ्ट कंफर्टेबल फ्रॉम पॉजिटिव रोल्स टू नेगेटिव रोल्स? लेडी लक या अपॉर्चुनिटी कई बार आपके दरवाजे पर नॉक करते हैं। नॉक करती है। तो 1973 में राज कपूर साहब ने नमक हराम देखी थी, और 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, 7 साल के बाद 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया। उन्हीं के साले थे रवि मल्होत्रा। लेकिन रवि, वो ऋषि ने मजदूरों की प्रॉब्लम पर एक फिल्म बनाई थी नमक हराम, उसमें एक लंबा सा दुबला पतला शायर था, भारी सी आवाज वाला, क्या नाम है उसका? नाम नहीं मालूम था उन्हें मेरा। तो उनका वो तो मुराद साहब के बेटे हैं रतन, उन्हें बुलाइए। मेरे पास मैसेज आया, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा राजा भोज ने गंगू तेली को याद किया है। खैर, मैं उनसे मिलने के लिए गया। इतनी इज्जत से पेश आए मुकेश, इतनी इज्जत से आरके पेश में, आए। आरके में गए? जी। अच्छा रजा साहब हम आप ही के मुंतजिर, मुझसे उर्दू में बात कर। अच्छा उधर रजा साहब हम आप ही के मुंतजिर थे, हम एक तस्वीर बना रहे हैं प्रेम रोग नाम की, उसमें किरदार है ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह का। हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ आप हैं उस किरदार के लिए। आप इनकार करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे। ओहो, मेरे तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अब मैं सोच रहा हूं कि कहां नमक हराम का टूटा फूटा बीमार जिंदगी से मायूस शायर, और कहां ये ठाकुर। राजा सुमेरगंज का वीरेंद्र प्रताप रोल सुनाया उन्होंने। मैं मुकेश डर गया। मैंने कहा आज तक तो मैंने कभी विलन का रोल किया नहीं है, और पता नहीं ये मुझे जितना बड़ा एक्टर समझ रहे हैं शायद मैं उतना बड़ा हूं नहीं। तो खुशी के बजाय मुझे डर लगा कि मेन विलन का रोल राज कपूर की फिल्म में,
और वो भी अच्छे कपड़े पहन के, वहाँ पर तो एकदम टूटे फूटे कपड़े पहन के सडनली आपको दिया जा रहा है राजा का रोल। और राजा का रोल। उसके बाद क्या हुआ, एक गुलजार साहब का शेर है, बहुत कुछ दिल को मैं समझा रहा हूं, बहुत कुछ दिल को मैं समझा रहा हूं, बहुत कुछ दिल मुझको समझा रहा है। अरे वाह। तो मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि भाई ये मौका जो है ये लाइफ टाइम का मौका है, ये बार बार नहीं आता है। राज कपूर अपने आप को सामने से बोला। सामने से। और उससे पहले मुकेश, नमक हराम के बाद तारीफ तो बहुत मिली, रोल नहीं मिले। कहीं इंस्पेक्टर बन गया, कहीं वकील बन गया, कहीं डॉक्टर बन गया, कहीं हीरोइन का भाई बन गया, कहीं हीरो का दोस्त बन गया। आपकी आवाज यूज कर रहे थे सिर्फ, बस वही एक ऐसा आदमी वो। नहीं, लेकिन कोई नोटेबल रोल नहीं मिला। सिर्फ आवाज में वो आएगी, भर दो रजा, मेरा सामने जी, खड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी जी। खैर, उसके बाद अपने आप को मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, एक्सेप्ट किया बिल्कुल कि ये तो करना ही है मुकेश। तो मुकेश, मैं हॉकी का बड़ा शैदाई हूं। अच्छा, खेलते थे कि सिर्फ देखते? नहीं, देखता था, खेला नहीं। ओके। उसमें क्या होता है कि कई बार जब एक टीम से डी के आसपास फाउल होता है तो पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। तो पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है 90% वो कन्वर्ट हो जाता है। एक ही के आदमी सामने रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने कहा, रदा मुराद, तुझे राज कपूर ने पेनल्टी स्ट्रोक दिया है। ये तो गोल में कन्वर्ट होना ही है। देयर इज नो रूम फॉर एनी फंबलिंग और गेटिंग जिटरी और नर्वस। यू हैव टू स्कोर दिस। ये गोल पोस्ट में जाना ही है, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, वरना जिंदगी भर हाथ मलते रहोगे। इस तरीके से मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। फिर एक दिन बुलाया उन्होंने, पूरा रोल दोबारा सुनाया। फिर उन्होंने ड्रेस डिजाइनर को बुलाया, मेकअप मैन को बुलाया। इनके लिए जी एक सफारी सूट बनाइए, एक ब्रीचीज बनाइए, एक कोट बनाइए, लॉन्ग बूट्स दीजिए रजा साहब को, और ऐसी एक मूछ बनाइए इनके लिए। खैर, वो सब बन गए। पहला शेड्यूल हमारा मैसूर में था, मैसूर सिटी में था। मुकेश, पहले दिन वो लिबास पहनकर, वो मूछ लगाकर, जब मैंने अपने आप को आईने में देखा, मैंने कहा, रजा मुराद, ये तुम हो? ये तुम हो? सिर्फ एक मूछ और वो एक ड्रेस, कोट, ब्रीचीज, लॉन्ग बूट्स, इज इट मी? ये मैं अपने आप को देख रहा हूं। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लग रही थी। और पहला जो मेरा सीन था, जहां मैं पद्मनी कोल्हापुरी के पास आता हूं शराब पी के, तो वो सीन फर्स्ट डे मेरा, मैंने कहा, बेटा तुझे स्कोर करना है, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुकेश, मैंने बहुत जबरदस्त अपने आप को प्रिपेयर किया उसके लिए। एंड दे कुड फील, यूनिट वाले भी फील कर रहे थे। आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व रोल के अंदर, बिल्कुल एनर्जी लेवल बिल्कुल। उसके बाद काम शुरू हुआ। वहां क्या था मुकेश, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। राज साहब हर शॉट 2 लेते थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया मुझे कि लेकिन रजा साहब, हमारे कुछ नेगेटिव्स लैब में जल गए थे। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी मेहनत है। मैंने सुना ये बात। तो एक नेगेटिव हमारा जाता है लैब में, और एक हमारे पास रहता है कि कभी कुछ हादसा हो गया तो हमारे पास एक नेगेटिव है। उसके बाद मुकेश, क्या हुआ कि एक शॉट था कि पद्मनी की साड़ी में खींचता हूं और उसे फेंकता हूं पद्मनी को, वो गिरती है। रज़ साहब, ये शॉट तो दोबारा नहीं हो सकता जी, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ये शॉट तो दोबारा नहीं हो सकता। पद्मनी का गिरना, वो इंटेंसिटी से खींचना, उन्हें
ये डर था कि कहीं ये लग न जाए, लड़की बच्ची भी थी उसमें। वही एक शॉट उन्होंने दोबारा अच्छा, नहीं एक ही लिया। एक ही शॉट लिया। क्या बात है। अच्छा, और इज्जत इतनी देते थे कि पहले दिन जब मैं सेट पर पहुंचा तो किसी और का शॉट लग रहा था, मैं अपना मेकअप वेकअप करके पहुंचा, आइए लाइट मैन को सबको बुलाया और सबको कतार में खड़ा किया। रजा साहब आज हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं, मैं सबका तारुफ आपसे कराना क्या चाहता हूं। बात है। राधू कर्माकर जी हैं, के सिंह हैं, सबसे उन्होंने लाइन से, तारू दत्त हैं, सुशील मलिक हैं, सबसे मिलाया उन्होंने। ऐसे मिलाया जैसे कोई हेड ऑफ द स्टेट आता है और आप अपने कैबिनेट से उसका तारुफ कराते हैं। इतनी इज्जत देते और आपके बारे में भी बोला होगा कि ये हैं। हाँ, वो कहा कि रजा साहब पहली बार हमारे साथ काम कर रही है। क्या बात तो है। इतनी इज्जत, दिल चाहता था कि आप अपना दिल निकाल कर रख दो इनके आगे, इतना वो आपको इंस्पायर करते थे। रियल फिल्म, यस। और उस शेड्यूल का उन्होंने जब पूरा हुआ तो उसके रशीद बनाए, एडिट किया और उन्होंने मुझे बुलाया, रजा साहब हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाया? पूरा का पूरा सीक्वेंस दिखाया, रेप वाला, रेप से पहले का, रेप के। काफी उनके यूनिट मेंबर्स, उनके बेटे भी बैठे थे। खत्म हुआ, प्रोजेक्शन खत्म हुआ तो खड़े हो गए। रजा साहब, आपको पता है जब हमने इस रोल के लिए आपका नाम लिया तो ये सब लोग आपकी मुखालिफत कर रहे थे, हमारे बेटे भी आपकी मुखालिफत मुखालिफत कर रहे थे। हमने कहा साहब हमारी भी नजर है, ये रोल तो रजा साहब ही करेंगे, पूछिए इनसे आपके अलावा इस रोल में कोई इतना जज सकता था? पूछिए इनसे। सबको मुंह पे पूछा। हाँ हाँ, सब। तो इस तरीके से हमने उनके साथ काम किया। और एक बात उनके बारे में और बताता हूं, मैं तो आई कैन राइट अ बुक ऑन राज कपूर। फिल्म जो उनकी होती थी अंडर प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा उन्हें अजीज होती थी, अपने औलाद से भी ज्यादा अपनी फिल्म अजीज होती फिल्म अजीज होती थी। देखिए क्या है, दीवानगी है, दीवानगी। दिस इज कॉल्ड डिवाइन मैडनेस। मैं इसको कहूँगा सर, ये राज साहब के बारे में पहले भी कई कह चुका हूँ। एक कुछ एक्टर हमारे ज़माने की, इसमें राज साहब तो प्रमुख हैं, खाते थे पीते थे फिल्म, खाते थे पीते थे, बिल्कुल, सोते बिल्कुल। थे, मतलब दिन भर फिल्म के अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं होता। और कहीं फंक्शन में भी जाएंगे तो जी मैं बना रहा हूँ जी राम तेरी गंगा मैली, और शोमैन, ही यूज्ड टू जस्ट थिंक अबाउट हिज फिल्म, ओनली फिल्म। कमाल। ऐसे लोग नहीं बन जाते राज साहब, ऐसे कोई राज, दिलीप साहब और देवानंद त्रिकड़ी आज कहाँ है? कहाँ ऐसे? I have even heard that Rishi Kapoor also offered you help during 1993 riots. Is it true? आपने जो ऋषि के बारे में सवाल किया है, जिस दिन वो गुजरे और आज तक वालों का फोन आया मेरे पास कि आपके क्या तासुरात हैं ऋषि के बारे में, तो जो मैंने बताना शुरू किए तो मैं बच्चों की तरह रो रहे थे, अनकंट्रोलेबली मैं रो रहा था। हिचकियां निकल रही थीं कि जब 93 में रॉयट्स हुए थे, ऋषि ने फोन किया घर पे, तो मेरी मम्मी ने उठाया, तो कहने लगे अम्मी आपका एक बेटा यहां पर है, पाली हिल में है, कोई भी आपको अगर तकलीफ है मुझे फोन करना अम्मी, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। क्या बात है। ये एक वाकया एक ऐसा मेरे दिल को छू गया, और मैं घर में था नहीं और मेरी माँ ने रो रो के ये वाकया सुनाया कि ऋषि जी का फोन आया था। हाँ, चिंटू का फोन आया था कि अम्मी आपका एक बेटा है, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो। क्या बात है। इससे बड़ी और क्या बात, इससे बड़ी और रिश्ता क्या हो सकता है? तो वही बात मुझे याद आ रही थी कि क्या जरूरत थी उसको फोन करने की, क्या जरूरत थी उसे हेल्प ऑफर करने की। उसने उस दिन मुझे खरीद लिया उसने मुझे। तो बस वही याद कर रहा था मैं। तो आपका अच्छा रिश्ता था उनके साथ? बहुत अच्छा, आर के खान, बहुत अच्छा रिश्ता था। और एक बार उन्होंने
मुझे अपने घर बुलाया था, कृष्णा राज जो उनका बंगला था। मुकेश, अगर आप उसका किचन देख लेते तो उसमें आप फुटबॉल खेल सकते हैं, इतना बड़ा किचन था। और 6 कुक्स वहां पे कुछ ना कुछ पका रहे थे। मैंने कहा यार, तू तेरी बीवी, तेरा बेटा रहता है, बेटी की तो शादी हो गई है, ये इतने लोग, 3 लोगों के लिए 6। कहने लगे रजा मुराद साहब, ये मत भूलिए कि ये कपूर खानदान का बावर्ची खाना है। क्या बात। सर, मैंने इनके यहाँ पर आर्यमान के 1 महीने का सेट लगाया था, आर्यमान का। अच्छा। उस वक्त मैंने इनको जाना करीब से। जी। ऋषि जी बैठे रहते थे, डब्बू कपूर, कभी इधर संजीव। मेरे को किसी ने बताया, सर ये लोग सुबह जब नाश्ता करते हैं तो लंच के बाद, और लंच भी क्या करना है जी, और लंच करते हैं तो डिनर क्या करना है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाने के बारे में मशहूर है, आपने बहुत सही सुना। देखो क्या है, आरके के जितने भी फर्द हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, खाना जो है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं ताकत नहीं कहूंगा, कमजोरी है। खाना उनकी कमजोरी है। और जब लंच आवर्स में जब टेबल पे खाना लगता था राज साहब का, तो 60 फीट लंबा तो टेबल होता था। और उसमें अगर चिकन है तो चिकन तंदूरी भी है, चिकन कोरमा भी है, चिकन स्टू भी है, फ्राइड फिश है, स्टीम्ड फिश है, गुआनीस फिश है। इतनी चीज़ें होती थीं। और ख़ास बात ये होती थी कि रज़ा साहब ये ट्राई कीजिए जी, अच्छा ये खाइए, ऑफर भी करते। और साहब फिर उसके बाद पाया आता था, पाए के साथ पाव आते थे। रज़ा साहब ये क्या है, ये जो पाया पाव के साथ आप खाते हैं, तो पाव जो है इसके शोरबे को जज्ब कर लेता है। ये कौन बोल रहे? राज साहब खुद। ओके। पाया हमेशा आप पाव के साथ खाइए। पाव। हाँ, उसके बाद लंच ब्रेक होता था तो 1 घंटे का होता है अमूमन, वहां 3 घंटे का होता था। अच्छा। इतना खा लेते थे कि 3 घंटे तक हम लोगों को होश नहीं रहता था। तो सर, ये कहा जा सकता है कि ये कहावत मशहूर है कि 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं। ये उनमें वो सेकंड कैटेगरी में ये होंगे। जी 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 जी। ये बात तो मशहूर है उनके खाना। कुछ लोगों का घर का एक आरके सर नोन फॉर होली का फंक्शन। हाँ। आरके इज नोन फॉर शोमैनशिप के अल्टीमेट राज कपूर साहब थे। मानते हैं आप इस बात को? आज भी तो हम याद करते हैं ना, क्या बात कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यस, ये बात डेडिकेटेड, मोस्ट डेडिकेटेड। शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। फर्स्ट फैमिली ऑफ द इंडस्ट्री। बिल्कुल, अनडाउटेड। सर, आगे और बढ़े। बिल्कुल। Amongst all villains current and past in our industry, whom you are fan and why? आप तो विलन रह चुके हैं, आपको तो कदर है। मैं 2 नाम लूंगा जी। प्राण साहब। प्राण साहब, यस। प्राण साहब के साथ मैंने कुछ 21 फिल्में की हैं। ओके। मुकेश, हम सब इंस्टीट्यूट की पैदावार हैं, लेकिन प्राण साहब से जो मैंने सीखा वो मैंने किसी से नहीं सीखा। डेडिकेशन क्या होता है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, सिंसियरिटी क्या होती है, और अपने काम के प्रति ईमानदारी क्या होती है। ओके। देखिए आज क्या है, आज जितने भी स्टूडियोज हैं एयर कंडीशन हैं। मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मुझे भी आज 51 साल हो गए काम करते हुए, 51 ईयर्स। 51 साल मेरा चल रहा है। उस ज़माने में जब इतनी ह्यूमिडिटी होती थी, एसी नहीं होते थे, पंखे भी बिल्कुल काम नहीं करते थे, चलते चलते रुक जाते थे। प्राण साहब से डायरेक्टर कहता था कल आप 12 बजे आइए। 12 बजे क्या करूंगा आके, 9 बजे आ जाता हूं। 9 बजे आकर वेग मेकअप विथ फुल ड्रेस, इवन व्हेन ही वाज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द सेट्स, वो सेट पे आकर फुल मेकअप के साथ, काम 3-4 घंटे बाद आने वाला है, वो आके बैठ जाते थे सेट पर।
और एक बात जो मैंने उनमें देखी, जो मैंने राजेश खन्ना साहब में भी देखी थी और इनमें देखी थी, ये जब भी डबिंग करते थे तो ये स्क्रीन पे नहीं देखते थे। ये जो डायलॉग उन्होंने बोला है वो लिखते थे और फिर लिखने के बाद पॉजेस मार उस करते टाइम और थे। वो भी चलता था, लूप सिस्टम था। लूप सिस्टम भी था, और जब ये भी आया रॉक एंड रोल भी आया, इसमें भी लूप सिस्टम में भी मैंने इन्हें डबिंग करते हुए देखा है। ये साहब कानों में माइक लगाते थे और जो लिखा हुआ है पढ़ के बोलते थे। मजाल है कि 1/10 ऑफ अ सेकंड भी इधर उधर हो जाए, जो उन्होंने वहां बोला है। ये तो एकदम जादू था मेरे लिए। राजकुमार साहब भी यही करते थे। जानी का तो नहीं देखते थे, नहीं वो देखते। इधर देख के बात करते थे, चलता रहता था रोल, उसमें से 10-12 बार चल चल के वो एक सही टेक आता था, बोलता सर ओके सर ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। He used to do that. तो प्राण साहब बहुत सीधा आदमी, सच्चा आदमी, एज ए और मैन कैसे, मुझे मुंह विलन फट। की एक परिभाषा है कि बुरा आदमी होगा, विलन की भाषा है कि ये साला रेप करता है तो जिंदगी में भी साला रेप करता होगा। जबकि मैंने देखा कि हर विलन ब्यूटीफुल आदमी है, चाहे रंजीत हो, चाहे प्राण हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। इसके बारे में कुछ एक बोलेंगे? बात मैं मुकेश सुनाता हूँ। मैंने कहा प्राण साहब, इतने सालों तक जो आप इस बुलंदी पर पहुंचे हैं, इसका क्या राज है? कहने लगे बरखुरदार, इसका राज यही है कि मैंने बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से किया है। बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से किया है। क्या बात है। तो वो प्राण साहब से ऐसे लोग नहीं हो। नहीं होते। इवन मधुबाला के बारे में भी ये सुना है, आके बैठ जाती थी सेट के ऊपर। जी जी। आजकल के एक्टर को सर घड़ी देखते हैं सर, एक मैं मोबाइल में फोन करके आऊं और बिल्कुल। बस। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यू गॉट अ टेरिफिक वॉइस। जी। व्हाट ऑल थिंग्स यू डू टू मेंटेन योर वॉइस। आपके आवाज मुझसे पूछो तो फादर की डायनेस्टी है। मुराद साहब की भी आवाज कमाल की होती थी। क्या पर्सनालिटी थी उनकी। खड़े रहते थे, एक जैन साहब होते थे, एक मुराद साहब होते थे। जब भी आते थे तो बोलने की स्टाइल और एक मालूम आपको इनहेरिट मिला है। आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि सर दुनिया में, आई पूरी इंडस्ट्री में बोलते हैं चंद आवाजों में रजा साहब की आवाज वो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मालिक फादर ने दिया उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या आप कुछ करते हैं अपनी आवाज? नहीं, देखो मुकेश, ईमानदारी से बताता हूं आपको। पहले जो लूप सिस्टम होता था तो क्या था कि जब हम डायलॉग बोलते थे तो हम सुन नहीं पाते थे कि मैच हो रहा है या नहीं। आपका डायरेक्शन पर इधर ध्यान दो। हाँ, नहीं, वो कहता था ओके, क्वालिटी रिकॉर्डिस्ट कहता था, लेकिन उसके साथ रॉक एंड रोल आया तो हम सुन पाते थे कि हमने क्या कहा है। तब हम सुन नहीं पाते थे। तो कई बार क्या होता था कि जो शुरू की फिल्में थीं, मेरा एक्सप्रेशन कहीं जा रहा है और मेरी आवाज कहीं जा रही है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने ये महसूस किया कि कहीं मॉड्यूलेशन में मेरे गड़बड़ है, मुझे मॉड्यूलेशन सीखना है। फिर जब से ये रॉक एंड रोल आया और मैंने अपने बहुत से सीनियर एक्टर्स की फिल्में देखी, कैमरे के सामने कितने एट ईज होकर डायलॉग बोलते हैं। जैसे दिलीप साहब तो खैर हैं, तो मुंह नहीं बिगाड़ते। बच्चन साहब, और अगर कैरेक्टर एक्टर्स की मैं बात करूं, उत्पल दत्त साहब। तो ये लोग जो थे, दे यूज्ड टू प्ले, खेलते थे ये सीन के साथ, सिचुएशन के साथ, अपनी अपनी वॉइस के साथ खेलते थे। तो जब मैं अपना काम शुरू में देखता था मुकेश, तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत इंप्रूव करना है, आई हैव टू इंप्रूव अ लॉट। आहिस्ता आहिस्ता फिर करते करते कुछ चीज़ें समझ में आई। जब रॉक एंड रोल आया तो किस तरीके से आपकी नॉर्मल पिच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको नॉर्मली बोलना है। दूसरा ये है भैया कि एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारने की कोशिश करता हूँ। मैं पान नहीं खाता, मैं मावा नहीं खाता, मैं सिगरेट नहीं पीता, अच्छा। मैं पानी काफ़ी पीता हूँ, नपातुला खाता हूँ, वक्त पे सोता हूँ, बहुत अच्छी बात। वक्त पे उठता हूँ। और बस यही है कि ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि साहब आवाज़ के लिए मैं
एक्सरसाइज कर आपने रहा हूं। अपने सेहत को बना के रखा। तो रजा भाई, आप खुशकिस्मत है कि ऊपर वाले ने आपको ये माशाअल्लाह ऐसी आवाज़ दी है, बैरिटोन आवाज़ दी है आपकी। आपकी आवाज़ देखकर लोग सडनली खड़े हो जाते हैं, अरे कोई आया है, रजा साहब आए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, हाँ, वो शक्ल सूरत हो, वो सलाहियत हो, वो टैलेंट हो, वो आवाज़ हो, ये सब ऊपर वाले की देन है। डेफिनेटली। तो आपको घमंड करने के बजाय, गुरूर करने के बजाय, तकब्बुर करने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। कि भाई उसने दिया है। दिया है और यूज़ करो आप, आपको तो दिया है उन्होंने, हथियार दिया है आपके, आपका इतना ब्यूटीफुल हथियार है, आप तो उसे यूज़ करो। ये जो है बात कभी आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए, दिल से दिमाग तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दिल खुश होना चाहिए अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, बट इट शुड नॉट गो इनटू योर यहाँ हेड। गए तो आप हिल गए। हिल गया। बहुत सही कहा आपने। जी। आगे बढ़ते हैं राजा साहब। आप कहीं ना कहीं शायरी लेकर आते हैं अपने हर फंक्शन में, देखा मैंने। जी। कैन यू रिसाइट सम फॉर आवर ऑडियंस? हाँ, मैं साहिर साहब की नज़्म है वो पढ़ता हूँ। फिल्म में तो खैर अमित जी ने रिसाइट किया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि अमित जी ने रिसाइट किया था। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं साहिर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, साहिर लुधियानवी जी। बहुत बड़ा उनका मद्दा हूँ, बहुत बड़ा परस्तार हूँ। और मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान के बेहतरीन शायरों में से एक हैं। बेहतरीन कहूँगा तो शायद कुछ शायर बुरा मान जाएं। बेहतरीन शोरा हजरात, शोरा इकराम में से एक हैं, तो वो मैं सुनाता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़र ना पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्सुजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे, गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे, इसे किसी भी सहारे की आरजू ही नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है। वो सुनाइए, नाक चलती है कहीं पर, पाँव कहीं। हाथ पड़ते हैं कहीं, पाँव कहीं पड़ते हैं, हाथ पड़ते हैं कहीं, पाँव कहीं पड़ते हैं। सबकी है हमको खबर, अपनी खबर कुछ भी अपनी नहीं। खबर कुछ नहीं। क्या बात है, ये क्या बात है। ये हैं रज़ा मुराद साहब। इनके बारे में ये मशहूर है कि इनके हर डायलॉग्स खुद शायरी होती है। देखो जिस हिसाब से ये बोलते हैं, वज़न देखो, बोलने में वज़न बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके पूरे इंटरव्यू में आपको लगा होगा कि आवाज़ की कितनी अहमियत है। मैं एक छोटा सा सवाल एंड में बोल दूंगा, जो हर एक्टर को बोलता हूँ। एक्सपीरियंस इज़ एन एक्सपीरियंस इज़ एन एक्सपीरियंस। आपने कितना साल, 51 साल, हाँ, 51 साल। 51 साल का आपने एक्सपीरियंस किया है फादर के साथ भी। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि आज के स्ट्रगलरों को या किसी को भी, जो आपको लगे कि देना है आपको मैसेज? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ, आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप में कितना टैलेंट है। ओके। मुश्किल यहाँ होती है कि आपका टैलेंट इतना है लेकिन आप समझ रहे हैं कि इतना है। ऑनेस्टी नहीं। हाँ, उसके बाद एक वर्ड जो है उसका बहुत गलत इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। स्ट्रगल करना है तो पहले अपने ऊपर स्ट्रगल करो। जंग अगर लड़नी है तो पहले अपने आप से जंग लड़ो और अपने आप से जंग जीतो, और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें बुलाएं। क्या बात है। आज जो है सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ बहुत अच्छा होना काफ़ी नहीं है। हमारे ज़माने में जब कोई एक्टर आता था, अच्छा काम करता था, तो पूछते थे कैसा है वो? अच्छा है यार, इज़ वेरी गुड। आज जब पूछते हैं कि एक्टर कैसा है, इज़ गुड, क्वाइट गुड। ये है, यू हैव टू बी कट अबव द रेस्ट, कट अबव द रेस्ट। कट अबव द रेस्ट। और आज मुंबई में जो रजिस्टर्ड एक्टर्स हैं एस्पायरिंग, उनकी तादाद 8 लाख की है। 8 लाख। तो आपको
बिल्कुल कट अबव द रेस्ट होना पड़ेगा। यू मस्ट possess not just a talent but a super talent if you want to survive। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, पहले स्कूल खेलते हैं, फिर कॉलेज खेलते हैं, फिर इंटर कॉलेजिएट खेलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी खेलते हैं, फिर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जोनल मैचेस खेलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जोन, उसके बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, उसके बाद दुलीप ट्रॉफी में खेलते हैं, और जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो फिर देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्स्ट 16 में आते हैं। करेक्ट। और फिर वहां उनको परफॉर्म करना पड़ता है। तो जिस तरीके से क्रिकेट में आदमी इतनी आजमाइशों के बाद एक टेस्ट प्लेयर बनता है या एक वनडेयर प्लेयर बनता है, उसी तरीके से आज एक्टिंग में भी कंपटीशन है। ये कोई उसका घसीटा राम का हलवा नहीं है कि आपने खा लिया और आप एक्टर बन गए, या कोई ऐसा कैप्सूल नहीं आता कि आपने वो कैप्सूल खा लिया और फर्राटे भरना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। आपको उस काबिल बनना है, तभी आपको काम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक्टर के भाई बंद हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, या किसी प्रोड्यूसर के रिश्तेदार हैं। बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर, आपके सामने बैठे हैं मुकेश खन्ना जी, इनके वालिद एक्टर नहीं थे, इनके ख़ानदान में और कोई एक्टर नहीं था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है, ये सलाहियत जो है ये खून में मिली होती है। नहीं, दिलीप साहब के वालिद एक्टर नहीं थे, संजीव कुमार के वालिद एक्टर नहीं थे, नसीरुद्दीन शाह के वालिद एक्टर नहीं थे, मुकेश खन्ना के वालिद एक्टर नहीं थे, और बहुत से ऐसे सुपर एक्टर्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, जिनके बच्चे आज अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। तो ऑडियंस जो है बहुत जालिम है, जो गाड़ी कमाई का टिकट लेकर थिएटर में जाती है वो माफ नहीं करती है। दे वॉन्ट द वैल्यू ऑफ देयर मनी, पैसा वसूल। आप में वो पैसा वसूल क्वालिटी होनी चाहिए, तब आपको काम मिलेगा, वरना आप हवा में लट चला रहे हैं। बहुत अच्छा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यही कहूंगा। आपकी बात को मैं एक नोट पे एंड करूंगा, फिरोज खान साहब को लेकर। मुझे एक उन्होंने अजीब बात कही थी, मैं उनको अपनी खुद की तारीफ करता हुआ नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने कही थी वो जो आपने अभी कहा कि आप कट अबाउट द रेस्ट, आपने कहा यू शुड बी कट अबाउट, आप सब लोगों की 8 लाख है। मुकेश, you know, when I was an actor, I used to stand and amongst 100 people, and you can make out that Feroz Khan is standing there. Sums up the whole thing कि आप में कुछ होना चाहिए। आप खूबसूरत हैं तो आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अगली हैं तो बहुत अगली हैं। यू हैव टू कट अबाउट द रेस्ट। और फिरोज खान बोलते थे कि ये उस जमाने में जरूरत थी कि आप 100 में ये कौन लड़का खड़ा है। हाँ, सही बात है। तो ये तब होगा जब आपने अपने पे काम किया हो। सही बात, सही बहुत बहुत सही सर, आप बहुत बड़ी बात की आपने और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैं इस इंटरव्यू को अभी यहीं पर विराम देना चाहूँगा। मैंने कहा था कि आपको मैं एक ऐसा सरप्राइज़ गेस्ट दूंगा, और ये हमारे सरप्राइज़ गेस्ट है, क्योंकि ये उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जो मेरे से पहले से शुरू हुई थी, मेरे सीनियर बनकर। अच्छा भाई, मैं जी बोलिए। मुकेश, हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं करना चाहता हूं लेकिन कह नहीं पाता हूं। किससे कहूं, दीवारों से कहूं। आज आपने मुझे मौका दिया, मेरे दिल के अंदर बहुत सी बातें जो हैं वो मचल रही थी। क्या बात, आज आपके माध्यम से वो बाहर आई हैं। वेरी गुड। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस शो में बुलाया, आपने 4 चांद, और आपने मुझे मेरे दिल का बोझ हल्का करने का मुझे आपने। क्या बात। अभी पब्लिक एंजॉय करेगी जो, बिकॉज देखो जब अंदर से आदमी बोलता है तो एंजॉय करता है। यू विल एंजॉय दिस इंटरव्यू। सर रजा साहब, मैं एंड में वही एक घिसी पिटी बात कहूँगा जो कई बार मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि हम अपने गेस्ट को खाली हाथ नहीं छोड़ते जाते देखते, अतिथि देवो भव। तो हम एक छोटी सी भेंट आपको भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सो ये था हमारा आज का इंटरव्यू, आज का साक्षात्कार, आज की हस्ती, आज की शख्सियत।
आज के जो इन्होंने जो एक पूरी इंडिया को, पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है, ये थे रज़ा मुराद साहब। एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही मजबूत बाप के एक बहुत ही मशहूर और मजबूत पुत्र बनकर इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, अपनी मिसाल कायम की। हम इस इंटरव्यू को यहीं विराम करते हैं। अगले हफ्ते मैं आपके पास एक और गेस्ट को लेकर आऊँगा। कहाँ से होगा मुझे नहीं मालूम, इंडस्ट्री से होगा, टीवी सीरियल से होगा, पॉलिटिक्स से होगा, या फिर हमारे जय हिंद अभियान से होगा। वेट कीजिए, मिलते हैं अगले हफ्ते।